उन लोगों को फिर ये मौका न मिलता, क्योंकि वहाँ उसी अभी सरकार थी कम्युनिस्टों की, फिर उसमें हिंदू राष्ट्र की फिर से बात होने लगी। तो जो वहाँ मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के सरकार में थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कैसे जो बेरोजगारी है उसको दूर करना चाहिए था। और एक जो फिर वो सत्ता में आकर फिर वो सामंती तरह व्यवहार करने लगे, उनके बच्चे जाके विदेशों में पढ़ने लगे, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े कॉलेज ये बनाने लगे। इसकी जब वहाँ के जो लड़के हैं उनको रोजगार नहीं मिला है, वो बेरोजगार है, सड़कों पर रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। और देखेंगे वहीं जो है वहाँ के जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो राजा तो नहीं है मगर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या मंत्रिमंडल में हैं, उनके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तमाम सुविधाएं का फायदा उठा रहे हैं। तो उनके अंदर एक आक्रोश आया। तो ये मोटा मोटा एक आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, विद्रोह है, बगावत है। नेपाल में क्रांति जो हुई है, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि नेपाल को हम क्रांति भी कह रहे हैं, तो आप क्रांति मानते हैं या नहीं? फिर मैं जैसे दोहरा रहा हूँ, मैंने अपने शुरू में ही कहा कि मैं इसको क्रांति भी नहीं मानता, जो अभी हो घटनाएं हो रही 2 दिन से, ना मैं इसको अराजकता मांगता हूँ। मैं ये जरूर मानता कि 2006 में हुआ वो यकीनन वो क्रांति था, एक क्रांति का हिस्सा था। वो क्रांति को आगे अस्थायी रखना था। अस्थायी रखते हुए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बात मेरा दोहराव हो जाएगा कि जो 2006 में हुआ वो एक बहुत शहादत के बाद वंचित समाज के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने शहादत दिया। और एक वहाँ जो राजशाही सेना थी, जो राजतंत्र की सेना थी, उससे लड़े और लड़कर उन्होंने राजतंत्र को खत्म किया। और बहुत शहादत देने के बाद फिर वहाँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहाल हुआ। जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का, उसको मुकम्मल करने का जिम्मा, जिसमें एक संविधान की जरूरत पड़ती है। और 2019 में 2006 में वहाँ एक तरह से रिवोल्यूशन हुआ और संविधान बनता है कितने साल, 2015 में, वो भी 20 सितंबर को लागू हुआ। अभी उसको भी लागू ठीक से 10 साल नहीं हुआ। जब संविधान लागू हुआ, संविधान के अनुसार सब चीजें चलनी चाहिए थी, लेकिन संविधान तो कागज पे आ गया, लेकिन व्यवहार में वो दिख नहीं रहा था। वो व्यवहार में इसलिए नहीं दिख रहा था कि जो वहाँ, अब सोचिए कि 17 साल हुआ, 17 साल में वहाँ 13 प्रधानमंत्री हुए और 13 में 11 ब्राह्मण हुए और 2 क्षत्रिय हुए। एक बहुत बड़ी आबादी जो वहाँ है वंचित समाज की है। और इन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हुए या जो शीर्ष पदों पे गए, उनकी जनसंख्या महज 30% है और लेकिन 75% पदों पे हैं। तो ये विमर्श लोगों में बीच में गया। और जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे, उनका भाई सीधी लड़ाई है, पूंजीवाद से लड़ाई होगी। तो पूंजीवाद को खत्म करके एक साम्यवादी समाज, एक सर्वहारा समाज बनाने की बात थी, वो तो हुआ नहीं। उल्टा ये हुआ कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, महासचिव थे या वो प्रधानमंत्री बाद में बने, तो उनके बच्चे बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों के मालिक हो रहे हैं। तो लोगों को लगा भाई आप तो क्रांति की बात करते थे, क्रांति हुआ में नेपाल धुआं धुआं हो रहा है। तो ये सवाल तो था उनसे। तो इसलिए आज जो हो रहा है एक गुस्सा है। कोई क्रांति तब होती है जो संस्थागत तरीके से होती है, यानी उसमें एक पार्टी होती है, उसका एक सिस्टम होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो एक तरह से नौजवान आ गए, जो नई जनरेशन नौजवान आए, उनको लगा भाई वो आया, ये विद्रोह हुआ भी कैसे कि भाई वो लोग जो नेता यहाँ लोगों के पास सड़क नहीं है, यहाँ लोगों के पास अस्पताल नहीं है, यहाँ लोगों के पास स्कूल नहीं है, यहाँ लोगों के पास दवाई पढ़ाई नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं इनके नेता या इनके उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में रह रहे हैं, तो तमाम अयाशी में पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको लग रहा है भाई हम जिस क्रांति के लिए हम लोग लड़े मरे कटे, हमको तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इनको मिल रही हैं। तो ये तो गलत है। इसकी बातें वो आपके सोशल मीडिया पे चलाना शुरू किए, ये धीरे धीरे इनकी पोल खुलने लगी, ये समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नेपाल के अंदर नंगा होने लगे। फिर इन लोगों ने उन सोशल मीडिया के संस्थान को बंद कर दिया। तो ये आक्रोश फूट पड़ा। लेकिन इसके पीछे गहरी बात यह है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर को मैं याद करूंगा यहाँ, कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि भाई मेहनत करो, 2 दुश्मन है। और भारत और नेपाल को अलग करके मत देखिए आप, एक देश वो भी है, उसका हम आदर सम्मान करते हैं, हमारा एक देश है, वो देश है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक पड़ोसी हैं और बहुत सारा विचार की और हम लोग का जीवन शैली एक जैसी है। क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र है, वहां वर्ण व्यवस्था लागू रही है और भारत में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत मांग चल रही है। और एक तरह से भारत से जो पाकिस्तान बना, इस धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, तो एक बहुत सारी उसकी कमजोरियां, उसको अच्छाइयां यहाँ भी हैं भारत में भी धार्मिक रूप से। तो निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मेहनत करो, 2 दुश्मन है, एक पूंजीवाद, एक ब्राह्मणवाद। तो जो वहां रिवोल्यूशन हुआ ये पूंजीवाद के खिलाफ हुआ, और लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ भी छद्मी रह गया और ब्राह्मणवाद के खिलाफ तो एकदम कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अब आप देखेंगे 17 सालों में जो वहां के प्रधानमंत्री बने, उसमें एक भी वंचित समाज का नहीं है, सब ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। एक तो ब्राह्मणवाद का वहां कब्जा, दूसरा जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना था कि निजी संपत्तियों का विनाश करके गरीब गुरबा किसान मजदूर के लिए भी मौका देना था, वो नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से उनसे सवाल होगा। और ये गुस्सा जो आ रहा है, तो ये क्रांति नहीं है, क्रांति की 2006 में थी। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, वहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित है, तो भारत में भी अभी आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है आरएसएस और बीजेपी के लोगों के द्वारा जो
साजिशें रची जा रही है, धार्मिक तुष्टीकरण किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बीजेपी और आरएसएस के लोग लेकर चले हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारत का संविधान बहुत खूबसूरत है। ये सबको अपनी तरह स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देता है। कोई सोच सकता है, सोचना चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब आज की तारीख में नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ सभी धर्मों का आदर है, सम्मान है, होना चाहिए। और सबको अपनी सोचने की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, बिल्कुल बोले। लेकिन अगर हिंदू धर्म का या हिंदू राष्ट्र बनता है, यानी हिंदू राष्ट्र मतलब कि वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, और मनुस्मृति हुई, इसलिए आप देखेंगे नेपाल बहुत गरीब है, बहुत गरीब राज्य है, क्योंकि वहां कुछ लोगों को, जो योग्य लोग हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। यानी क्षत्रिय पहला होगा, ब्राह्मण होगा सर्वोपरि, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होंगे। शूद्रों के बहुत सारे मौका ही नहीं मिले। ये तो जब रेवोल्यूशन हुआ वहां, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर भारत में एक वंचित समाज के आए, जो संविधान बनाए। वहां भी कृष्णा कुमारी मैडम है, जिन्होंने संविधान लिखने की वहां एक भूमिका वहां निभाया, और 9 साल में संविधान वहां लिखा गया। यहाँ तो हमारे यहाँ 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन में लिख दिया गया था, और लागू भी हो गया। वहां 9 साल में बना और लागू हुआ। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यकीनन जो वंचित समाज के लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, न भारत में, और मुझे नहीं लगता कि नेपाल में लोग करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी ताकत को, एक बहुत बड़ी इंसानियत ताकत को जानवरों से बदतर स्थिति में लाने की बात करता है। और हमें विश्वास है कि भारत या नेपाल, जो लोग भी अब गुलामी से, जानवर से इंसान बन गए हैं, संविधानों ने जिनको इंसानी दर्जा दिया, धार्मिक ग्रंथों ने नहीं दिया, न भारत में दिया न नेपाल में दिया। जो संविधान बने लड़ने के बाद, भारत में भी और नेपाल में, उनको जो इंसानी दर्जा दिया, जो इंसान बन गए हैं, मुझे विश्वास है कि वो संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे, नेपाल में भी और भारत में। कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अभी कम्युनिस्ट हैं और वहां भी कम्युनिस्टों की ही सरकार रही है, मजदूरों की सरकार रही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कम्युनिस्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, यकीनन हम वामपंथी विचारधारा में यकीन करते हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की में यकीन करते हैं, और इसीलिए हम जय भीम जोहार लाल सलाम की बात करते हैं। और हमें मानते हैं कि मेहनत का दो दुश्मन है, पूंजीवाद भी, ब्राह्मणवाद भी। हमारे मार्क्सवादी साथी ब्राह्मणवाद को उतना नहीं लेते हैं, इसलिए मेरी नाराजगी है। मैं भारत में और नेपाल में, दोनों में मानता हूं कि जो हमारे साथी भारत के संदर्भ में जो कम्युनिस्ट पार्टियों के हैं, जो हमारे कम्युनिस्ट साथी हैं, उन्होंने जाति प्रश्न को उस गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। और मैं जो जातिवादी संगठन है उनसे भी आग्रह करूंगा, वो पूंजीवाद को भी, संपत्ति, निजी संपत्ति को भी एक जो है मुद्दा बनाए। तो अगर पूंजी को और ब्राह्मणवाद को दोनों लोग समझते हैं, यानी भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये जाति को प्रश्न बनाकर इस पे काम करें, ये मैंने कास्ट पे बात करें, और जो केवल कास्ट की बात करते हैं वो क्लास की बात करें, यानी कास्ट और क्लास पे बात करके, ये न केवल भारत में, न केवल नेपाल में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी जाति, इस तरह की नस्ली या इस तरह के भेदभाव हैं, उनको खत्म किया जा सकता है। और जो पूंजी के नाम पे शोषण होता है, जैसे कि करप्शन हम बात करते हैं, लेकिन करप्शन की जड़ में क्या है? पूंजीवाद है भाई, वह मुनाफाखोरी है। तो मुनाफाखोरी के लिए आप लोगों को कन्विंस करेंगे। इसलिए हम यकीनन, हमको इस बात का गर्व है कि हम वामपंथी विचारधारा को हैं और बहुजन विचारधारा को, हम दोनों को मानते हैं। हम जितना डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उतना ही कार्ल मार्क्स को मानते हैं। और भारतीय संदर्भ में ज्योतिबा फूले को, पेरियार को, भगत सिंह को, अम्बेडकर को एक तरह से पढ़ता हूँ, कार्ल मार्क्स के साथ मिलाकर पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर RJP चरवाहा। शुक्रिया। जय भीम जोहार लाल सलाम।